हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, अग्निवीर की भर्ती हर साल आती है और इस बार भी लगभग आपका अप्रैल के महीने में, ठीक है, अप्रैल मई के महीने में अग्निवीर का एग्जाम होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। तो मेरे भाई आ जाइए, पहला सवाल आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? ठीक है भाई, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी से भाई मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नोंगथोबम बिरेन सिंह, मनोहर पारीकर, ठीक है, लोंगजाम थम्बू सिंह, या फिर मेरे भाई ओकराम इबोबी सिंह। तो आप बोलोगे भाई बीजेपी पार्टी के मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? आपने खूब नाम सुना होगा, एन बिरेन सिंह। किसका नाम भाई? एन बिरेन सिंह, यानी कि नोंगथोगमन बिरेन सिंह का नाम सुना होगा। अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? मणिपुर के बारे में। अब मणिपुर के बारे में चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ मणिपुर के राज्यपाल का क्या नाम है? तो मणिपुर के राज्यपाल एग्जाम में आ सकते हैं। आप बोलोगे लक्ष्मण आचार्य। कौन सा मेरे भाई? लक्ष्मण आचार्य का संबंध कहां से है? सर ये हमारे मणिपुर के राज्यपाल हैं। अगर मैं बात करता हूं मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर के लोक नृत्य और त्योहार एग्जाम में आते हैं। ठीक है भाई, मणिपुर के लोक नृत्य और त्योहार जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे कि मेरे भाई कौन सा? फिजाक। कौन सा मेरे भाई? फिजाक आप लोगों से पूछा जा सकता है, मणिपुर से इसका संबंध है। मैं बात करता हूं भाई किसका? थांगटा। थांगटा का संबंध मणिपुर से। मैं बात करता हूं भाई किसके बारे में? जागोई के बारे में। कहां का है? मणिपुर का। मैं तुमसे बात करता हूं किसके बारे में? लाई हरोबा के बारे में। किसके बारे में? लाई हरोबा के बारे में। कहां का है मेरे भाई? ये भी मणिपुर का है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो नोंगथोबम बिरेन सिंह इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल मेरे भाई ये है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई थी? हरित क्रांति के बारे में मतलब तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, हरित क्रांति से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा। 1960 से 1970, 1850 से 1860, 1880 से 1810, 1900 से 1910। तो मेरे भाई तुमसे पूछा है किसके बारे में? हरित क्रांति के बारे में। अगर मैं तुमसे बात करूं हरित क्रांति का संबंध मेरे भाई किससे है, तो आप क्या बोलोगे? कृषि। किससे मेरे भाई? कृषि, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से। किससे मेरे भाई? खाद्यान्न उत्पादन से इसका क्या है आपका संबंध। सबसे पहले जो हरित क्रांति आई थी वो किस फसल के लिए आई थी? गेहूं और चावल की फसल के लिए। ठीक है भाई, गेहूं और चावल की फसल के लिए हरित क्रांति को सबसे पहले लाया गया था। और किस दशक में आई थी? 1960 से 1970 के दशक में। अगर मैं तुमसे बात करता हूं हरित क्रांति, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी। कौन सी भाई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। मैं बात करता हूं भाई हरित क्रांति की विश्व में शुरुआत किसने की? सर विश्व में शुरुआत किसने की थी? नॉर्मन बोरलॉग ने। किसने भाई? नॉर्मन बोरलॉग ने इसकी शुरुआत की थी विश्व में। लेकिन भाई भारत में शुरुआत किसने की? सर भारत में तो MS स्वामीनाथन का नाम आता है। किसका मेरे भाई? MS स्वामीनाथन का नाम आपका आता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। हरित क्रांति में मैं बात करता हूं तो HYV बीजों का प्रयोग होता है। किसका मेरे भाई? HYV बीजों का प्रयोग होता है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। कभी कभार एग्जाम में HYV की फुल फॉर्म आ जाती है। तो HYV की फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटी। HYV की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक है, तो भाई हरित क्रांति किस दशक में आई थी? 1960 से 1970 के दशक में आई थी। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? बताओ भाई
कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? 45 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट या फिर मेरे भाई 30 मिनट। अब देखो आप लोगों से क्या पूछा है, कबड्डी मैच की अवधि यानी कि कबड्डी का जो मैच है कितने समय तक खेला जाता है, तो आप क्या बोलोगे सर 20-20 मिनट के 20-20 मिनट में 2 बार खेला जाता है भाई, 20-20 मिनट तक 2 बार खेला जाता है, यानी कि 40 मिनट इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर मैं तुमसे बात करता हूं भाई कबड्डी, ठीक है भाई, जो आपका कबड्डी का मैदान होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी, ठीक है भाई, कबड्डी का मैदान, तो कबड्डी का जो मैदान होता है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो सर लंबाई तो होती है 13 मीटर और चौड़ाई होती है मेरे भाई कितनी, 10 मीटर, ठीक है भाई। कबड्डी के मैदान की लंबाई 13 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर होती है। अगर मैं बात करता हूं भाई कबड्डी के मैदान में जो किनारे होते हैं भाई, ठीक है, किनारों की लोबी, ठीक है भाई, किनारों की लोबी की लंबाई कितनी होती है, तो किनारों पर जो लोबी रखी जाती है उसकी लंबाई होती है भाई कितनी, 1 मीटर लंबी, ठीक है भाई, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाई आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हॉकी के मैच की अवधि कितनी होती है, ठीक है भाई, हॉकी मैच की अवधि, तो हॉकी मैच की अवधि मेरे भाई कितनी होती है, सर हॉकी मैच की अवधि होती है इसमें भाई 30-30 मिनट के 2 हाफ होते हैं, ठीक है भाई, तो 60 मिनट का हॉकी का मैच होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। मैं तुमसे बात करता हूं भाई कबड्डी के मैच में खिलाड़ी कितने होते हैं, सर कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। और मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं कबड्डी मैच में खिलाड़ी कितने होते हैं भाई, 7 होते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। और अधिकारी कितने होते हैं, सर अधिकारी इसमें होते हैं भाई कितने, 6, ठीक है भाई, 6 अधिकारी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो 40 मिनट इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में खालिस्तान से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो भाई आप सभी को पता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है बैरन द्वीप। अब ये जो बैरन द्वीप है मेरे भाई अंडमान द्वीप से, ठीक है, अंडमान द्वीप में खालिस्तान से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, दिगलीपुर से, ठीक है, एबरडीन से, फैरागगंज से या फिर मेरे भाई आपका पोर्ट ब्लेयर से। तो आप क्या बोलोगे सर अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर से मेरे भाई 138 किलोमीटर दूर है तुम्हारा कौन सा मेरे भाई सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन द्वीप। मैं तुमसे बात करता हूं भाई किसके बारे में, अंडमान निकोबार के बारे में। किसके बारे में भाई, अंडमान और निकोबार के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो अंडमान निकोबार की राजधानी का क्या नाम है, सर अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम आप बोलोगे पोर्ट ब्लेयर है। क्या नाम है भाई, पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी है, ये भी आपको याद होना चाहिए। मैं बात करता हूं अंडमान और निकोबार का जनसंख्या घनत्व कितना है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व एग्जाम में आता है, तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है भाई, ठीक है, मात्र 46 आदमी रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है भाई, मात्र 46 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आप क्या बोलोगे अंडमान और निकोबार का। मैं बात करता हूं भाई अंडमान निकोबार में वीर सावरकर हवाई अड्डा, किसके बारे में भाई, वीर सावरकर हवाई अड्डा मेरे भाई कहां पर है, तो सर वीर सावरकर हवाई अड्डा मेरे भाई कहां पर है, ये हमारे अंडमान निकोबार में है, ये बात भी हमको याद होनी चाहिए। क्लियर है भाई बच्चों का। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया पोर्ट ब्लेयर उनका सही, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। क्लियर है जवान। तो बिल्कुल सारे के सारे स्टूडेंट भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, आ जाओ। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, बताओ भाई स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन है वो मेरे भाई किसके कार्यकाल में किया, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, बीपी सिंह। तो मेरे भाई देखो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, स्वर्ण सिंह समिति के बारे में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं तुमको बताता हूं किसके बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। किसके बारे में भाई, मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि संविधान के मौलिक कर्तव्य, ठीक है,
तो मूल संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय पर कितने इसमें मौलिक कर्तव्य थे? आप बोलोगे सर मूल संविधान में तो 0 मौलिक कर्तव्य था, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मैं बात करूं मेरे भाई 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? सर ये जोड़े गए थे किसके द्वारा मेरे भाई? सर ये जोड़े गए थे हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है भाई, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था और ये संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, और इसी 42वें संविधान संशोधन, ठीक है भाई, किस समिति की सिफारिश लगी थी? तो भाई समिति कौन सी बनी थी? आप बोलोगे सर वो समिति थी हमारी कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी भाई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। ठीक है भाई, तो अगर आपसे पूछे कि बताओ मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और मैं बात करूं भाई 11वां मौलिक कर्तव्य, भाई 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में, तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? सर ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में आपका हुआ था। तो अब आपसे पूछा है कि स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में हुआ था और उस समय पर मेरे भाई हमारे प्रधानमंत्री जी कौन थे? तो आप बोलोगे इंदिरा गांधी। कौन मेरे भाई? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का क्या होगा? राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने इंदिरा गांधी आंसर दिया उनके मजे हैं, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल है पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? पंजाब की महिलाओं के द्वारा इनमें से कौन सा नृत्य जो है आपका किया जाता है? ठीक है भाई, तो बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो मेरे भाई देखो मैं बात करता हूं भाई, देखो पंजाब के बारे में आपने पंजाब के बारे में खूब पढ़ा होगा कि सर पंजाब में हमारे कौन से नृत्य होते हैं? गिद्धा और भंगड़ा। कौन सा मेरे भाई? गिद्धा और भंगड़ा नृत्य मेरे भाई कहां पर होता है? पंजाब में होता है। तो भंगड़ा तो ऑप्शन में है नहीं, गिद्धा है, मतलब यही हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैं बात करता हूं भाई, ठीक है, फुगड़ी। ठीक है भाई, ठीक है, फुगड़ी नृत्य कहां पर करते हैं? और ज्वारा नृत्य करते हैं मेरे भाई आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है भाई, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं फुगड़ी के बारे में बात करता हूं तो ये मेरे भाई आपके गोवा का, कहां का मेरे भाई? सर ये हमारे गोवा का क्या है? लोक नृत्य। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। मैं पंजाब के बारे में बात करता हूं तो मेरे भाई हमने पढ़ा है अमृतसर। ठीक है भाई, हमने क्या पढ़ा है? अमृतसर पढ़ा है। तो इसी पंजाब में अमृतसर है जहां पर मेरे भाई आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा मेरे भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरे भाई कहां पर हुआ था? सर ये हत्याकांड हमारा कहां पर हुआ था? सर ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है भाई, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में जो है आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, तो भाई सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सवाल का राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेरे भाई कौन सा? सर सवाल का राइट आंसर तो हमारा क्या होगा? ठीक है, गिद्धा हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा? गिद्धा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान राज्य के चमोली जिले में स्थित है। बताओ भाई नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई किस जिले में आपके किस राज्य में आपका स्थित है? आपके सामने उत्तर प्रदेश है मेरे भाई, कौन से? सॉरी ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आपके सामने है भाई सिक्किम, इसके अलावा मेरे भाई बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोगों से क्या पूछा है कि मेरे भाई नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है भाई, नंदा देवी नेशनल पार्क मेरे भाई किस राज्य में है? तो भाई देखो मैं बात करता हूं किसके बारे में? नंदा देवी के बारे में। ठीक है भाई, नंदा देवी के बारे में मैं बात करता हूं। गंगोत्री नेशनल पार्क, कौन सा मेरे भाई? गंगोत्री नेशनल पार्क। मैं बात करता हूं राजाजी नेशनल पार्क, किसके बारे में? राजाजी नेशनल पार्क। मैं बात करता हूं जिम कार्बेट नेशनल पार्क, कौन सा मेरे भाई? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? सर इसका पुराना नाम मेरे भाई क्या है? पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। कौन सा भाई? हेली नेशनल पार्क। ये सारे के सारे नंदा देवी, गंगोत्री, राजाजी, जिम कार्बेट और हेली नेशनल पार्क सारे के सारे मेरे भाई कहां पर है? उत्तराखंड में है। कहां पर मेरे भाई? उत्तराखंड में। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कि माना दर्रा कहां पर है? ठीक है भाई, माना दर्रा मेरे भाई कहां पर है? सर ये हमारा उत्तराखंड में है। मैं बात करता हूं नीति दर्रा, कौन सा मेरे भाई? नीति दर्रा, ये भी उत्तराखंड में। मैं बात करता हूं किसके बारे में? लीपू लेक दर्रा, कौन सा भाई? लीपू लेक दर्रा, ये भी कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। एक बात और लिख लो कि यहां पर मेरे भाई राम मन
राममन नृत्य किया जाता है और इस नृत्य को मेरे भाई 2009 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया था। ठीक है भाई, 2009 में इसको किस में शामिल कर लिया था? यूनेस्को में। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी, गंगोत्री, राजाजी, जिम कार्बेट जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये भी उत्तराखंड में है। राममन नृत्य मेरे भाई उत्तराखंड में करते हैं, जिसको 2009 में यूनेस्को में शामिल कर लिया था। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका खालिस्तान तक लंबी हो सकती है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका, ठीक है भाई, न्यूरॉन, ठीक है भाई, तंत्रिका सिस्टम मतलब क्या होता है भाई? न्यूरॉन होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ठीक है भाई, न्यूरॉन। अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, ठीक है भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन मेरे भाई क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? न्यूरोलॉजी कहलाता है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई अगर सांप काट ले, ठीक है भाई, सांप काट ले, तो सांप काटने से, ठीक है भाई, सांप के काटने से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है भाई, अगर मान लो किसी को सांप काट ले तो उसके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है भाई, किसका? सांप काटने का। ठीक है, तो एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका खालिस्तान तक लंबी हो सकती है 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है भाई, 100 सेंटीमीटर तक जो है एक तंत्रिका कोशिका क्या हो सकती है? लंबी हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं भाई। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? बताओ भाई, ये भी कोई क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? 8 सितंबर 2017, 15 अक्टूबर 2017, 31 दिसंबर 2016, 8 नवंबर 2016। ठीक है भाई, तो भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की है? आप बोलोगे 8 नवंबर 2016 को। ठीक है भाई, 8 नवंबर 2016 की रात को जो है नोटबंदी की क्या कर दी थी मेरे भाई? घोषणा कर दी थी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 2016 में और क्या हुआ सर? 2016 में अगर मैं बात करता हूं तो उज्ज्वला योजना, कौन सी मेरे भाई? उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? 2016 में आपकी शुरू हुई थी। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। मैं तुमसे बात करता हूं भाई कि 2000 का नोट अभी तो खैर बंद हो चुका है, लेकिन 2000 के नोट पर किसका चित्र था? तो आप बोलोगे सर मंगलयान का चित्र था। किसका मेरे भाई? मंगलयान का चित्र था 2000 के नोट पर। मैं तुमसे बात करता हूं 500 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? तो आप बोलोगे 500 रुपए के चित्र पर, नोट पर तो मेरे भाई लाल किले का चित्र है। किसका मेरे भाई? लाल किले का चित्र है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। मैं तुमसे बात करता हूं 200 रुपए के नोट पर, तो आप क्या बोलोगे? सांची का स्तूप। किसका मेरे भाई? सांची का स्तूप मेरे भाई किस पर है? सर 200 रुपए के नोट पर है। मैं तुमसे बात करता हूं 100 रुपए के नोट पर, तो आप क्या बोलोगे? रानी की बाव। किसकी मेरे भाई? रानी की बाव के नोट 100 रुपए के नोट पर। ठीक है भाई, और 10 रुपए के नोट पर किसका है? तो आप बोलोगे कोणार्क मंदिर का। किसका मेरे भाई? कोणार्क मंदिर का जो चित्र है वो मेरे भाई किस पर है? आपके 10 रुपए के नोट पर। ठीक है, तो ये बात भी हमको याद होनी चाहिए। नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। 2016 में ही आपकी उज्ज्वला योजना शुरू हुई। 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान, 500 के पे लाल किला, 200 पे सांची का स्तूप, 100 रुपए पे रानी की बाव और 10 रुपए के नोट पर मेरे भाई कोणार्क। एक और रह गए भाई 50 रुपए का। ठीक है भाई, 50 रुपए के नोट पर मेरे भाई किसका चित्र है? हम्पी का। किसका मेरे भाई? हम्पी का चित्र है। तो ये बात भी हमको याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो 8 नवंबर 2016। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हो भाई। हमीदा बानो बेगम खालिस्तान की मां थी। बताओ भाई, हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? सम्राट बाबर, सम्राट अकबर, सम्राट हुमायूं या फिर मेरे भाई सम्राट जहांगीर? तो हमीदा बानो बेगम किसकी मम्मी थी? ये आप लोगों से पूछा है। तो भाई देखो, हमीदा बानो बेगम, ठीक है भाई, हमीदा बानो बेगम अकबर की मम्मी थी। किसकी मेरे भाई? अकबर की मम्मी थी। ये बात भी आपको याद होना चाहिए। अकबर मेरे भाई, हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाता है। किसका मेरे भाई? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाएगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? सर 18 जून 1576 को। ठीक है भाई, 18 जून
1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है भाई। अकबर के बारे में ही अगर मैं बात करता हूं तो भाई अकबरनामा के लेखक कौन है सर? अकबरनामा, अकबरनामा जिसमें अकबर की जीवनी है, इसके लेखक मेरे भाई कौन है? अबुल फजल। कौन है भाई? अबुल फजल जो है अकबरनामा के लेखक हैं। और भाई अकबरनामा के 3 भाग हैं, अकबरनामा के 3 भाग हैं, और जो तीसरा भाग है उसको मेरे भाई क्या बोलते हैं? आईने अकबरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आईने अकबरी के नाम से उसको जाना जाता है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो हमीदा बानो बेगम अकबर की मम्मी थी। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अकबरनामा को 3 भागों में डिवाइड किया है और तीसरे भाग को मेरे भाई आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये सारी बातें भी आपको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अगला सवाल है भाई, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? डांग जहोंगसू, ठीक है भाई, डांग फोग सूहो, कुई विपिंग, या फिर मेरे भाई जुआन जांग। ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन रहा था? तो भाई जुआन जांग रहा था, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई। मैं बात करता हूं भाई देखो किसके बारे में? हेनसांग के बारे में। किसके बारे में? हेनसांग। तो हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और भाई इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। किसमें मेरे भाई? नालंदा विश्वविद्यालय में इसने क्या की थी मेरे भाई? आपकी पढ़ाई की थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। हर्षवर्धन के समय पर आया था। मैं बात करता हूं मेगस्थनीज के बारे में। ठीक है भाई। मेगस्थनीज के बारे में, तो मेगस्थनीज जो है भाई चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया। ठीक है भाई। किसके टाइम पर? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था। मैं बात करता हूं किसके बारे में? फाहियान के बारे में। तो फाहियान मेरे भाई चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था। किसके टाइम पर? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था। तो ये सारी बातें। ठीक है। मैं बात करता हूं भाई इब्न बतूता। किसके बारे में भाई? इब्न बतूता। तो इब्न बतूता किसके टाइम पर आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है भाई। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था। ठीक है। तो भाई बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन रुका था? जुआन जांग रुका। हेनसांग हर्षवर्धन के समय पर आया था। नालंदा यूनिवर्सिटी में रुक के पढ़ाई की थी। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये बात भी हमको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है मेरे भाई, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है भाई? ठीक है। IMF की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी है। IMF। ठीक है भाई। तो देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम, इंडियन मॉनेटरी फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर मेरे भाई आपका इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। ठीक है। तो भाई बताइए इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? ठीक है भाई। तो इसके फुल फॉर्म होती है मेरे भाई आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है भाई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर 3 हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। मैं अगर आप लोगों से बात करता हूं भाई IMF की स्थापना कब हुई थी? ठीक है भाई। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो सर स्थापना हुई थी इसकी 1945 में। ठीक है भाई। 1945 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और अगर भाई मैं तुमसे बात करता हूं कि IMF का हेडक्वार्टर मेरे भाई कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे? सर IMF का जो हेडक्वार्टर है ये मेरे भाई कहां पर है? वाशिंगटन DC में। कहां पर भाई? वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इसी वाशिंगटन DC में आपका वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है। किसका मेरे भाई? वर्ल्ड बैंक। तो अगर तुमसे पूछे कि बताओ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन DC में। अगर तुमसे पूछे कि ठीक है ये IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप ये भी बोलोगे सर ये भी हमारा वाशिंगटन DC में। अगला सवाल है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करो। 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ठीक है भाई। 0 डिग्री सेल्सियस मेरे भाई कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो मेरे भाई बता दो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है भाई। तो देखिए भाई आपसे पूछा है कि भाई किसके बारे में? ठीक है। तो मेरे भाई 0 डिग्री फ़ारेनहाइट भाई 32। ठीक है भाई। 0 डिग्री जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ठीक है भाई। 0 डिग्री सेल्सियस जो है 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है। तो ये कुछ आज के इम्पोर्टेंट सवाल थे जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। ठीक है। क्लास छोटी ही है। अगर आप चाहते हो कि भाई हम जो है अग्निवीर के लिए कंटिन्यू क्लास लगाएं, ठीक है भाई,
अगर आप चाहते भाई हम अग्निवीर के लिए कंटिन्यू क्लास लगाएं तो आप मेरे भाई कमेंट के माध्यम से बता दो कि सर हाँ हमको अग्निवीर के लिए कंटिन्यू क्लास चाहिए जब तक हमारा एग्जाम कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो भाई अगर आप कमेंट करोगे तो पूरा का पूरा कोर्स जो है मेरे भाई मैं आपको फ्री करवाने वाला हूँ यूट्यूब पर, ठीक है भाई। पूरा का पूरा आपके अग्निवीर का कोर्स मैं पूरा का पूरा यूट्यूब पर फ्री करवाऊंगा। कहीं पर किसी को 1 रुपया भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा कोर्स मैं फ्री करवाऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना कि भाई आप लोगों को अग्निवीर की क्लास चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी बता देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।